4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। शाहिद ने मिसेस सलीम की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिस्टर शाहिद, डॉक्टर काशान ने शाहिद को मुखातिब करते हुए कहा, आपसे मेरी जान पहचान 1-2 दिन से नहीं बल्कि पूरे 16 साल से है। मैंने आपको आज तक गलत बयानी से काम लेते हुए ना देखा ना सुना। जहाँ तक मैं जानता हूँ सलीम बड़ा अच्छा आदमी है और इन दोनों मियाँ बीवी की जोड़ी बहुत अच्छी है, मगर आपने मिसेस सलीम के बारे में ये जुमला कहकर मुझे खासी सोच में डाल दिया है। आखिर क्या मतलब है आपका? डॉक्टर साहब, वक्त गुजरने दीजिए, मतलब आपकी समझ में खुद ही आ जाएगा। शाहिद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा और बात आई गई होगी। ये अफ्रीका के वस्ती इलाके का जिक्र है। शाहिद उन दिनों कांगू का कमिश्नर था। उसके ज़ेरे इंतज़ाम कोई 8000 मुरब्बा मील का इलाका था, मगर घने जंगलों और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद आप सोना उछालते हुए चले जाइए, क्या मजाल कोई आंख उठाकर भी देख ले। ये शाहिद के हुस्ने इंतज़ाम का कमाल था, जिसका एतराफ़ पूरे इलाके के लोगों को था। यही वजह थी कि मुकामी लोगों में शाहिद को बड़े एहतराम की नज़र से देखा जाता था और हर शख्स उसके इशारे पर जान देने को तैयार था। वो बात का पक्का और किरदार का सच्चा था। किसी की बुराई से उसे कोई गर्ज ना थी। यही वजह थी कि मिसेस सलीम के बारे में उसके इन अल्फाज ने डॉक्टर काशान को खासा चौंका दिया था। सलीम को इस इलाके में आकर आबाद हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। वो शहर की मारूफ और शोरोगुल से भरी ज़िंदगी से फ़रार हासिल करने के लिए इस गोशाए आफियत में आया था। साइमा से शादी किए हुए उसे थोड़े ही दिन गुजरे थे। सलीम के लिए अगरचे ज़राअत का पेशा बिल्कुल नया था, मगर इसके बावजूद उसने नहायत थोड़े अरसे में काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल कर ली थी। इसमें कोई शक न था कि उसकी कामयाबी में उसकी मेहनत का बेहद दखल था। साइमा का भाई अरसा हुआ यहाँ आकर आबाद हुआ था और खेती बाड़ी के लिए उसके पास काफ़ी बड़ा रकबा था। बच्चे तो थे ही नहीं, चुनाचे साइमा की भाभी को तन्हाई बुरी तरह खलती थी, इसलिए अपने शोहर को जोर देकर उसने अपनी ननद को अपने पास ही रख लिया था। सलीम को बिल्कुल तन्हा और भला आदमी देखते हुए साइमा की शादी उसके साथ हो जाने में उन्हें फ़ायदा नज़र आया। सबसे बड़ा फ़ायदा साइमा को भाभी का था, जिसे अब मुस्तकिल तौर पर अपनी ननद का साथ मिल गया था। साइमा बेहद हसीन लड़की थी। उसे पहली बार देखकर ही सलीम उस पर दिल हार बैठा था, जिसका एतराफ़ उसने खुद किया था। मगर उनकी शादी के फंक्शन के दौरान कमिश्नर शाहिद के अल्फाज डॉक्टर काशान के कानों में बराबर गूंज रहे थे। अगर वो दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहते थे तो फिर उनकी मोहब्बत को लाजवाल और अब्दी होना चाहिए। मगर कमिश्नर शाहिद का भी दिमाग ख़राब नहीं था, जो ख्वामखा उनके बारे में ये अल्फाज अपने मुंह से निकालता। वो तो वैसे भी बहुत कमगो था, फिर आखिर क्या मतलब हुआ उसके अल्फाज का। डॉक्टर काशान का जहन परेशान था। अभी वो इसी सोच में गरक था कि उसे एक पुरानी अफवाह याद आई। अफवाह ये थी कि जमाल नामी एक शख्स साइमा पर आशिक था। वो भी इस इलाके का एक कामयाब बिजनेसमैन था। साइमा और जमाल को कई बार एक साथ घूमते भी देखा गया था, लेकिन बाद में साइमा ने उससे शादी से इनकार कर दिया और फिर साइमा के भाई ने उसकी शादी सलीम से कर दी। ये तमाम बातें डॉक्टर काशान को बहुत उलझा रही थीं। कुछ अरसे के बाद डॉक्टर काशान ने सलीम और साइमा से मुलाकात करने का फ़ैसला किया, जो उन दिनों वस्ती अफ्रीका में मुकीम थे। डॉक्टर काशान रवानगी की तैयारी कर रहे थे कि उसे कांगू की सरहदी इलाकों में हैज़ा फैलने की इत्तला मिली। मजबूरन अपना प्रोग्राम बदल कर उसे वहाँ जाना पड़ा। वहाँ पर काबू पाने में उसे पूरे 3 महीने लग गए। अपने फ़राइज़ की अंजामदही के बाद वो सीधा सलीम के पास पहुँचा। देखा कि सलीम और साइमा दोनों मियाँ बीवी बहुत खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे। हस्बे मामूल सलीम ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर काशान का इस्तकबाल किया। ड्राइंग रूम में रैक पर साइमा की गुड़िया जूं की तूं मौजूद थी, जो उसे बहुत अजीज थी। डॉक्टर काशान ने एक नज़र गुड़िया पर डाली। उसे बज़ाहिर बेजान गुड़िया के चेहरे पर कर्ब के अजीबो गरीब आसार नजर आए। वो बिल्कुल तन्हा तन्हा और बेहद उदास मालूम होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत गमज़दा अंदाज में उसे देखे जा रही हो। मेरे आने से किसी किस्म की तकलीफ या परेशानी तो नहीं ना? डॉक्टर काशान बोले। डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है किसी मोहसिन की आमद से मेज़बान को कोई परेशानी हो? मुझे यकीन है कि साइमा आपको देखकर बेहद खुश होगी।
साइमा, सलीम ने आवाज़ दी मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। साइमा, उसने फिर पुकारा मगर अंदर से कोई जवाब आने के बजाय कोई परिंदा फड़फड़ा कर उड़ गया। और फिर सलीम के चेहरे की रंगत देखकर डॉक्टर काशान परेशान हो गए। घर के अंदर मुकम्मल सन्नाटा था। साइमा, सलीम ने इस बार फिर पूरे जोर से आवाज़ दी। दूर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और फिर करीब आती गई। खट से दरवाज़ा खुला और साइमा सामने खड़ी थी। आदाब, डॉक्टर काशान के मुंह से साइमा को देखते ही निकला मगर साइमा के चेहरे का रंग उसे देखते ही फक हो गया। आप? जवाब में साइमा की जुबान से निकला। अरे डार्लिंग, इसमें हैरान होने की क्या बात है? हमें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी खातिर दौड़े चले आए। सलीम ने साइमा से कहा और फिर मुझसे मुखातिब हुआ। मैं चंद मिनट में हाजिर होता हूँ, एक ज़रूरी काम याद आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, डॉक्टर काशान ने खुश इखलाकी से कहा मगर अंदर ही अंदर वो अजीब उलझन में मुब्तला था। मामला था कि पुरअसरार होता चला जा रहा था। साइमा के चेहरे पर ऐसे खौफ व हरास के गहरे आसार नजर आए थे जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखे थे। वो हैरान और परेशान था। चंद दिनों के अंदर अंदर आखिर इसे क्या हो गया था? साइमा बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारे चेहरे पर जर्दियां सी क्यों बिखरी हुई हैं? उसने बेहद मुशफ़क़ाना अंदाज में सवाल किया। हा 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 हा। जवाब देने के बजाय साइमा ने जोरदार कहकहा लगाया और डॉक्टर पर अजीब व गरीब कैफियत तारी हो गई। कुछ देर तक मौत का सन्नाटा माहौल पर तारी रहा। फिर जैसे काई से ढके हुए तालाब पर किसी ने कंकर फेंका। साइमा की आवाज़ से मोहरे सकूत टूट गई। वो कह रही थी, डॉक्टर साहब, मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई डर नहीं। उसकी आवाज़ में लर्जा था। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि डॉक्टर काशान ने अपने आसाब पर किसी तरह काबू पाने के बाद एकदम आगे बढ़कर साइमा को थाम लिया। ऐन उसी वक्त दरवाज़ा खुला। देखा तो सलीम खड़ा था। अभी अभी इसे बहुत ज़बरदस्त चक्कर आए हैं। मेहरबानी है आपकी डॉक्टर, वाकई आप बहुत फ़र्ज शनास हैं, खिलाफ़े तवक्का सलीम ने तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा और डॉक्टर काशान की जान में जान आई। मरीज़ा को कदरे खामोशी और तन्हाई की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, सलीम ने कहा और कमरे से निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता साइमा की हालत बेहतर होती गई और फिर उसने आंखें खोल दी। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं पागल हो जाऊंगी। डॉक्टर साहब, मैं पागल हो जाऊंगी। क्या आपको मेरी बेचैनी और तकलीफ़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं डॉक्टर साहब? नहीं बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर काशान ने निहायत नरमी से कहा। तो फिर सुनिए, वो बोली और उठकर बेड पर बैठ गई। उसकी नज़रों में खौफ ही खौफ भरा हुआ था। डॉक्टर की तरफ नज़रें गाड़ते हुए वो कहने लगी, बोलिए डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे पागल समझते हैं? वो लोग मुझे मार देना चाहते हैं। गुज़िश्ता 3 रातों से वो मुसलसल ख्वाब में आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। और उफ, वो ढोल, वो मेरी गुड़िया को ढोल बजाने का हुक्म देता है और फिर वो शैतानी गुड़िया उनके हुक्म की तामील में ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाने लगती है। ज़ोर ज़ोर से, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग फटकर बाहर आ जाएगा। और फिर अचानक गुड़िया ढोल बजाना बंद कर देती है और उसके बाद का मंजर ना पूछिए डॉक्टर साहब। डरो नहीं बेटी, मैं मौजूद हूँ। डॉक्टर काशान ने उसके सर पर हाथ फेर कर तसल्ली दी। गुड़िया का सफ़ेद चेहरा एकदम स्याह हो जाता है और फिर वो शैतानी गुड़िया मेरी जानिब बढ़ने लगती है। उसका जिस्म बढ़ने लगता है। फिर वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आ जाती है और अपने खौफनाक और जहरीले पंजों से मेरा जिस्म जकड़ना शुरू कर देती है। उसके हाथ मेरे जिस्म पर सांपों की तरह लिपट जाते हैं। डॉक्टर साहब, वो मुझे मार डालना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बचाइए। उस कमीने जमाल से पीछा छुड़ाइए डॉक्टर साहब। मेरा मशवरा है सलीम कि आप और साइमा कुछ दिनों के लिए कांगू चले जाइए। ज़रूर, मगर डॉक्टर साहब ज़रा ये तो बताइए कि ये चक्कर क्या है? चक्कर? ये अफ्रीका है, अफ्रीका, जिसे तारीक बरे आज़म कहा जाता है। यहाँ ऐसी अजीबोगरीब बातें हैं कि मगरबी साइंस उनकी घर तक नहीं पहुँच सकती। कितनी ही तरह के जादू टोने होते हैं यहाँ। मुझे आपसे साइमा के मुतल्लिक चंद सवालात करने हैं सलीम, अगर आपको नागवार खातिर ना हो। ज़रूर पूछिए, मगर एक अर्ज़ है। जी फरमाइए डॉक्टर साहब, आप मुझसे कोई बात नहीं छुपाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ डॉक्टर साहब कि जो कुछ आप पूछेंगे मैं अपनी मालूमात की हद तक उसका जवाब दूंगा और आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा।
शाहिद से कभी मिलने का इत्तेफाक हुआ है आपका? इत्तेफाक से हम कई बार मिल चुके हैं डॉक्टर साहब। बस अब मुझे सवाल की ज़रूरत नहीं, आप भी आराम कीजिए और मैं भी आराम करता हूँ। हर सिमत रात की तारीकी ही तारीकी थी और दूर कहीं ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर काशान के कान उसी सिमत लगे हुए थे। अचानक ढोल की ताल बदल गई और उसके साथ एक अजीबोगरीब वाक़या रोनुमा हुआ। सलीम बेड से लुढ़क कर फर्श पर गिर गया। उसके चेहरे पर दर्द के गहरे आसार उभर आए और जिस्म ऐंठने लगा। ऐसा लगता था जैसे किसी आसेबी ताकत ने उसे अपने शिकंजे में जकड़कर मोड़ना शुरू कर दिया हो। और जब डॉक्टर काशान ने उसके जिस्म को सीधा करना चाहा तो सलीम के मुंह से एक भयानक चीख निकली। डॉक्टर काशान को अंदेशा था कि कहीं साइमा आवाज़ सुनकर बेदार ना हो जाए, मगर ऐसा ना हुआ। अपने मालिक की आवाज़ सुनकर सलीम का मुलाजिम दौड़ता हुआ आया और उसकी मदद से डॉक्टर काशान ने सलीम को उसके बेड पर लिटा दिया। उफ, डॉक्टर बताइए तो सही कि ये क्या माजरा है? उसने डॉक्टर की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। ये दौरा तो पहले से भी ज़्यादा शदीद था। हर सांस एक अजियत थी। ऐसा मालूम होता था कि मेरी रीढ़ की हड्डी चटक कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मालूम होता था कि कोई मेरे जिस्म को आहानी शिकंजे में जकड़कर ज़िंदगी की आखिरी सांस भी मेरे जिस्म से निकाल लेगा। और हाँ, आपने उन शैतानी ढोलों की भी आवाज़ सुनी होगी ना? उसकी आवाज़ मेरे दिलो दिमाग में हथौड़े की तरह लगती थी। डॉक्टर साहब, ये क्या मुसीबत है? खुदारा इसका कोई इलाज कीजिए। और जवाब में डॉक्टर काशान ने सलीम की कमीज़ उतरवाई। बताओ, तुम्हें कहाँ पर दर्द हुआ है? डॉक्टर ने उसके जिस्म को जगह जगह से छूते हुए पूछा, मगर सलीम का जवाब डॉक्टर काशान के लिए खासा हैरान कुन और साथ ही साथ परेशान कुन साबित हुआ। दर्द तो नहीं है, थकन ज़रूर है, दिल धड़क रहा है, सलीम ने जवाब दिया। फिर कुछ कहने के बजाय डॉक्टर काशान उसके जिस्म का बगौर मुआयना करने लगे। उसकी पुश्त के दरमियान उसे 2 सुर्ख निशान दिखाई दिए। गौर से देखने पर वो हाथों के निशान लगे, मगर देखते ही वो निशान गायब हो गए। डॉक्टर काशान ने अपने आप को खौफ के चुंगल में गिरफ्तार महसूस किया। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? सलीम ने थकी हुई आवाज़ में कहा। फ़िलहाल तो ये मामला मेरी समझ से बाहर है, मगर आप मेरे मशवरे पर अमल करते हुए मेरे हमरा चलिए। मेरा मतलब है आप और साइमा भी। मगर कुछ नहीं, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। जैसे आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शुक्रिया, अब आप सो जाइए। मैं आपको एक इंजेक्शन लगाए देता हूँ ताकि आपके दिल को तक़वियत पहुँचे और आप पुरसकून सो सकें। बेहतर है डॉक्टर साहब, सलीम ने तशक्कुर आमेज़ नज़रों से देखते हुए कहा। एक बात और भी कहनी है, और वो ये कि साइमा से आप जाने के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है। डॉक्टर काशान बरामदे में आकर बैठ गए और लैंप की पुरअसरार रोशनी में कुछ देखने लगे। रात का आखिरी पहर ख़त्म होने के करीब था और तुलुए सहर के आसार नुमायां होने लगे। उन्होंने लिखना बंद करके तमाम कागज़ों को तय करके एक लिफाफे में बंद किया और कासिद को जगा कर लिफाफा उसके हवाले करते हुए कहा, ये कांगू के कमिश्नर मिस्टर शाहिद को पहुंचा दो, मगर हवा की तरह जाना होगा, समझे? आप मुतमिन रहे जनाब। फिर वो सब भी दोपहर तक कांगू पहुंच गए। सलीम और साइमा को कमरे में छोड़कर डॉक्टर काशान शाहिद से बातें करने लगे। मिस्टर शाहिद, सलीम की ज़िंदगी ख़तरे में है। इसे शदीद दौरे पड़ चुके हैं। इसके आसाब में अब मज़ीद क़ुव्वत बर्दाश्त बाकी नहीं रही। उधर खौफनाक वाक़यात ने साइमा को भी खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इन्हें 1 माह सुकून से गुजारने का मौका मिल जाए। इस अरसे में उम्मीद है मैं इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा। आपके ख्याल में जमाल की हरकत व सकनात मालूम करने का भी कोई तरीका हो सकता है क्या? वो तो मैं आपको बता सकता हूँ, बल्कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि वो काले जादू की मदद से इन दोनों को किस तरह अजियतनाक तौर पर ख़त्म करना चाहता है। मगर मुश्किल ये है कि आप उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते और ना ही कोई कदम उठा सकते हैं। दूसरे ये कि इस शैतानी गुड़िया ने उसे अपने कब्ज़े में कर रखा है। मेरा ख्याल है कि आपकी अक्ल और अपनी तिब्बी मालूमात की मदद से हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल सकते हैं। वो शैतानी गुड़िया इसकी हिफाजत करती है। जमाल ने 1-2 दफ़ा मुझसे जिक्र किया था कि मुकामी लोगों में घुल मिलकर उसने ब्लैक मैजिक सीख लिया है और उसे ढोल की मखसूस ताल का राज भी मालूम हो गया है। फिर एक रोज़ एक मुकामी से मुझे ये इत्तला मिली कि उसने जमाल को अफ्रीका के एक जंगली कबीले के रवायती तकरीब चांगरों में देखा है। चांगरों का ये सिलसिला सरे शाम शुरू होकर रात भर जारी रहता है।
اس سلسلے میں ان قبائلیوں سے بھی 2 ہاتھ ہی آگے بڑھ چکا ہے۔ اس نے شیطانی گڑیا کے رقص کا ایک عجیب و غریب اور نہایت مکروہ بھیانک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ طریقہ اس نے فرعون کے زمانے کے مردہ اجسام کے طریقے کی بنیاد پر ایجاد کیا ہے۔ مغرب والے تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، البتہ انڈیا کے کچھ جنگلی علاقے کے لوگ اس سے ملتے جلتے طریقے کو جانتے ہیں۔ وہ یہ بلیک میجک ایک مچھلی پر کرتے ہیں۔ وہ مچھلی کو ایک عرصے تک بھوکا رکھنے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور وہی حشر اس آدمی کا ہوتا ہے جو اصل میں ان کے عمل کا نشانہ ہوتا ہے، یعنی مچھلی کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی تڑپتا رہتا ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر مچھلی کے 2 ٹکڑے ہوتے ہی اس انسان کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ چانگرو قبیلے نے جمال کے اس نئے طریقے کا نام جوجو رکھا ہے۔ ڈھول کی مخصوص تال ایک مقررہ وقت تک جاری رہتی ہے، اور جب یہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو شیطانی گڑیا حرکت میں آ کر ناچنے لگتی ہے، تبھی اس سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے۔ او میرے خدایا، ڈاکٹر کاشان بولے، تو کیا ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے؟ کیا تم اسے کسی الزام میں گرفتار نہیں کرا سکتے؟ گرفتار کر بھی لیا تو کیا حاصل ہوگا؟ شیطانی گڑیا کی موجودگی میں ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شاہد نے تفکر آمیز لہجے میں کہا، ہم دونوں بلا اطلاع جمال کے پاس جائیں اور پھر دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ رات شروع ہوئی اور ڈھول کی آوازیں آنے لگیں۔ دوڑو دوڑو اے شیطانو دوڑو، جیسے ڈھول پکار رہی ہوں، اور رفتہ رفتہ آوازیں تیز ہوتی گئیں، یہاں تک کہ کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ ڈھول کی آواز کے ساتھ ساتھ جمال میں خوفناک تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ اس کا چہرہ مکروہ ہو کر کسی جنگلی درندے کی طرح بھیانک نظر آنے لگا۔ اس کے جبڑے خوفناک انداز میں پھیل گئے، نتنے پھول گئے، اور اس کے حلق سے کسی بھوکے بھیڑیے کی غراہٹ کی آواز نکلنے لگی۔ اوپر اور نیچے کے ہونٹ مڑ گئے، اس کے دانت اور مسوڑے بڑے خوفناک لگ رہے تھے، پھر اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اتنے میں کمشنر شاہد اور ڈاکٹر کاشان ہاتھ میں شیطانی گڑیا پکڑے جمال کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ شیطانی گڑیا کو دیکھ کر چیخنے لگا، یہ گڑیا مجھے دے دو، تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس گڑیا کو تو سائمہ کے گھر ہونا چاہیے تھا۔ چانگرو قبیلے سے اب میرا خونی رشتہ ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے سلیم اور سائمہ کو اذیتناک طور پر ختم کر سکتا ہوں، اور کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ مجھے شیطانی گڑیا دے دیں تو میں آپ دونوں کی زندگی کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ آپ مجھے پریشان نہ کریں اور یہ شیطانی گڑیا فوراً دے دیں۔ کیا آپ ان خطرناک ڈھول کی تالوں کو نہیں سن رہے جو مجھے بار بار شیطانی گڑیا کے رقص کی دعوت دے رہی ہیں؟ ڈاکٹر کاشان نے گڑیا جمال کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد کا منظر ناقابل یقین حد تک پراسرار اور خوفناک تھا۔ جمال نے شیطانی گڑیا سے کھیلنا شروع کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے شیطانی گڑیا کا جسم پھیلنے اور پھولنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک قدامت گڑیا میں تبدیل ہو گئی، اور آہستہ آہستہ شیطانی گڑیا کے بے جان جسم میں جان آنے لگی۔ چند لمحے تک اس عمل کے جاری رہنے کے بعد شیطانی گڑیا نے آنکھیں کھول دیں، پھر اس کے ہونٹ حرکت میں آ گئے اور آنکھوں کی پتلیاں متحرک ہو گئیں۔ اب وہ ایک جاندار عورت تھی۔ جمال نے ایک زوردار شیطانی قہقہا لگایا، اب تماشا دیکھو جوجو کا کمال، میں شیطانی گڑیا کے ساتھ جو بھی کروں گا اس کا اثر بیک وقت سائمہ اور سلیم پر ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے کسی خونخوار درندے کی طرح شیطانی گڑیا کا جسم بھنبور ڈالا۔ اب میں شیطانی گڑیا کی گردن میں اپنے نوکیلے دانت پیوست کروں گا، اور پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ شیطانی انداز میں گڑیا کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے جو کچھ ہوا اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ گڑیا کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو گئیں۔ اس نے جھپٹ کر جمال کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے بعد شیطانی گڑیا کا آہنی شکنجہ سخت ہوتا چلا گیا۔ گڑیا کے حلق سے کیں کیں کی عجیب و غریب آوازیں بلند ہوئیں، پھر اس نے اپنے تیز اور نوکیلے دانت جمال کی گردن میں گاڑ دیے۔ شاہد نے پلٹ کر ڈاکٹر کاشان کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے خاموشی سے کوئی ورد کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک قیامت خیز دھماکہ ہوا، ڈھول کی آوازیں یکا یک بند ہو گئیں، دھماکے کے ساتھ ہی گڑیا کے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے۔ قریب ہی جمال کا مردہ جسم پڑا تھا جو اب نیلا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کاشان جو کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ روحانی عامل بھی تھے، انہوں نے شیطانی گڑیا اور جمال کے خاتمے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔
ساتھ ہی کمشنر شاہد نے بھی سکون کی سانس لی۔